मेरे पास साथियों, मैं योगेश शर्मा आज फिर आपके बीच में। और आज का विषय जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में जो तैनात लोग हैं उनकी तरफ से ज़्यादतियाँ, जो लोगों को ज़्यादतियाँ होती हैं उनमें सुधार कैसा लाया जाए। अगर हम यूँ कहें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पुलिस में सुधारों के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ हर राज्य में एस्टैब्लिश करने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर और स्टेट्स को लिखा। और उसमें क्या कहा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा कि हर स्टेट में एक स्टेट लेवल पे ये जो अथॉरिटीज़ बनाए जाएं और उस अथॉरिटी को, जो स्टेट लेवल की अथॉरिटी हो और उसका जो हेड हो वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, जो कि शिकायतें पब्लिक की, जो पुलिस द्वारा की शिकायतें हैं, पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें रॉदर वो सुने। और वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेशन जज उनकी शिकायतें सुने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये प्रस्ताव जो था, ये डायरेक्टिव्स रॉदर ये किस बेस पे दिए थे, तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। अब उसका टाइटल क्या था उस केस का, वो था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। अब उस डायरेक्टिव्स में उन्होंने क्या दिया था कि डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या थी। अब मैं उसी पे पॉइंट्स पे आता हूँ। उसकी डायरेक्शन से वो जो जजमेंट थे उसमें से 7 मेन पॉइंट थे जो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी। 7 जो डायरेक्शंस में पहले वो था कि कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, कि स्टेट लेवल पे एक सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए जो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए बने या उनके ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए बने। स्टेट लेवल, जैसे स्टेट लेवल पे जितने भी कमीशन हैं, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हैं, वैसे ही इंडिपेंडेंट, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है वैसे ही ये भी इंडिपेंडेंट कमीशन हो जिस पे किसी का प्रेशर या इंटरफेरेंस ना हो। दूसरा पॉइंट जो था वो था फिक्स 2 years टेन्योर फॉर डीजीपी, कि हर राज्य में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हेड ऑफ द पुलिस है, उसका टेन्योर जो है वो कम से कम 2 साल रहना चाहिए। 2 साल से पहले वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो चूंकि जनरली तो आपने सुना है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इक़्तिदार में होती है, जो पावर में होती है, इलेक्शन के बाद अगर वो शिफ्ट होती है, दूसरी पार्टी आती है, तो वो डायरेक्टर जनरल जो होता है वो शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और वो दूसरा डायरेक्टर जनरल यानी कि वो आ जाता है। तो गोया कि पुलिस में ये पिक एंड चूज चलता है। डायरेक्टर लेवल के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल पे भी अगर ये चलता है तो वो पुलिस के लिए घातक है, गलत है। मैसेज डाउन जो होता है नीचे जो ऑफिसर्स में गला जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, वो जो भी होगी, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चेंज 2 साल, कम से कम 2 साल नहीं कर सकते, होने चाहिए वो। तीसरा डायरेक्शन में ये था कि 2 years टर्म्स फॉर एसपीज एंड एसएचओज। उसमें भी वही था कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज या एसएचओज जो पुलिस स्टेशंस में लगे हैं उनके लिए भी यही मापदंड होना चाहिए कि 2 साल कम से कम उनका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एसपीज और थाने में एसएचओज, इनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए। ये किसी भी इन्फ्लुएंस में ट्रांसफ़र उनकी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि कैबिनेट में अगर बैठ के ये डिसीजन दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फलाने एसपीज ट्रांसफ़र हो गए। अगर एसपीज ट्रांसफ़र होने हैं तो 2 साल के बाद होंगे, ना कि पहले। अगर उनके खिलाफ कंप्लेन है तो उस कंप्लेन पे वो वेरीफाई किए जाए। अगर ऑथेंटिकेट होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लाइकवाइज एसएचओ जो है पुलिस स्टेशन पे, वो भी शिफ्ट नहीं होने चाहिए। अभी तो पिछले दिनों जेएंडके पुलिस में तो एक ऑर्डर निकाला है कि एक जो एनजीओस हैं, इंस्पेक्टर्स या लोअर हैं, उनका टेन्योर जो है
वो हर ब्रांच में यानी सिक्योरिटी, सीआईडी, डिस्ट्रिक्ट या किसी भी में भी 5 साल जो है वो रहना चाहिए और 5 साल के बाद उसे शिफ्ट होना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, दैट इज़ टू बी वेलकम। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछला जो पुराना हिसाब है कि जो एनजीओ जो है, जो सीआईडी में चला गया है वो सारी ज़िंदगी बेचारा सीआईडी में ही रहा, जो सिक्योरिटी में है वो सिक्योरिटी में रहा, जो एग्जीक्यूटिव में है या थाने में है तो वो 2 साल एक थाने में, दूसरे साल तीसरे थाने में, ये कंटिन्यूसली 20-20 साल वही डिस्ट्रिक्टों में रहा। ये इनजस्टिस है। पुलिस में भर्ती जो हुआ है वो एज ए पुलिस ऑफिसर भर्ती हुआ है, उसे पूरी चांस देना चाहिए कि हर ब्रांच में वो काम करे। ये पिक एंड चूज पॉलिसी जो है इसमें कहीं बाद में वाजे टाइप लोग निकलते हैं। इशारा काफ़ी है, इसमें 2 साल टर्न्योर जो फिक्स होना, 2 साल का टर्न्योर इनका फिक्स होना चाहिए। अगर एसएचओ के खिलाफ 2 साल के विदिन 2 साल में जो अगर कोई कंप्लेन आती है तो शिफ्ट करने से पहले उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद अगर एलिगेशन है तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे आंसरेबल भी होना चाहिए। 4th पॉइंट में ये डायरेक्टिव्स में ये आया है सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत अच्छा है पॉइंट में कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर ये अलग अलग होने चाहिए। वो प्रैक्टिकली ये ऐसा हो रहा है कि पुलिस स्टेशन में एसएचओ या डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी ये आंसरेबल है उस डिस्ट्रिक्ट में या उस थानेदार एज अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर लॉ एंड ऑर्डर होता इन्वेस्टिगेशन है, एसएचओ इज आंसरेबल। अगर लॉ एंड ऑर्डर है, एसएचओ इज आंसरेबल। अदर देन दैट अगर वहाँ पे कोई फंक्शंस हैं, वीआईपीज मूवमेंट है, एसएचओ इज आंसरेबल। अगर वहाँ पे कहीं पे कोई यानी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, एसएचओ इज आंसरेबल। यहाँ तक ही करूँ, अगर जम्मू कश्मीर के बारे में कहूँ कि हज पे जाने वाले जो हाजी हैं उनकी सिक्योरिटी और अमरनाथ यात्रा में जाने वाले लोग हैं, इनकी सिक्योरिटी में भी एसएचओ अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आंसरेबल है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर्स में ही वो इतना इन्वॉल्व रहा तो यू कैन जज कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कितना जस्टिफाई कर पाएगा। ये तो आप खुद ही आप जज कर लें। ये खुद ही इसमें क्लियर है कि वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा, इन्वेस्टिगेशन को इतना टाइम नहीं दे जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन को टाइम नहीं दे पाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं तो वो आगे फर्दर और क्या करेगा। दैट्स वाई कि इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्स टाइम, इसको सफिशिएंट टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसलिए इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों ही अलग अलग सिस्टम होने चाहिए। 5वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टिव्स में ये कहा है सेट अप द पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड किसी चीज़ के में भी चेंज के लिए, ट्रांसफर्स के लिए या किसी और बढ़ोतरी के लिए, किसी फायदे के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होने चाहिए। दैट्स ट्रू, इट्स गुड। एट प्रेजेंट कुछ एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो है वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन इनकी भी एक एसओपीज होनी चाहिए। ये ना हो कि सीनियर की चॉइस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नाम के बोर्ड के आगे वो जो ख़त्म हो जाए। चूँकि सीनियर्स जो है उसके अगर वो कुछ ऑर्डर बनाए और यूनियन का नाम लिखे, जो मेंबर्स बनाए होते हैं दे आर बाउंड टू साइन, उसे साइन करना पड़ेगा। चूँकि उसके रिमार्क्स जो है, एनुअल रिमार्क्स जो है वो सीनियर के हाथ में है, वो जो उसके हाथ में उसका फ्यूचर है। दैट्स वाई उसे सीनियर के अंडर काम करना पड़ेगा। इसमें कोई एक एसओपी होनी चाहिए जिसमें ये फेयर सिस्टम काम करे। सिर्फ डायरेक्टिव्स पे नहीं है, सिस्टम इम्प्लीमेंट में कितनी फेयरनेस है वो डिपेंड करता है। 6ठे पॉइंट पे उन्होंने लिखा है सेट अप द पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सेट अप द पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, इट्स द सेम थिंग जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑलरेडी अपनी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कहा कि ये सजेशन जो स्टेट दी है, उन्होंने ये कहा कि जो होने चाहिए हाई कोर्ट का स्टेट लेवल पे और सेशन जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। ये 6ठे पॉइंट पे है। 7th पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स में 7th पॉइंट है सेट अप द नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट द सेंटर लेवल। अगर स्टेट लेवल पे उनके ग्रीवेंसेस का हल नहीं होता है या अजाला नहीं होता है तो उनको ये राइट है कि वो स्टेट के लेके वो सेंटर में भी वो कमीशन जो बैठा है उससे वो रजू कर सकते हैं, यानी कि उसे अप्रोच कर सकती है अपनी चीज़ों का।
आई फील कि अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही मुफीद है। रीजंस बेटर ये है कि एनेक्सिस क्या था। आप बेटर जानते हैं कि पुलिस में और पॉलिटिशियन का एनेक्सिस के बारे में ये कहूँ तो इसमें कोई छुपी बात नहीं है। क्या बॉम्बे ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के बारे में केस तो आपने सुना होगा, आप जानते होंगे साध्वी प्रज्ञा कितनी प्रताड़ित हुई। और तो और इस वक्त साध्वी प्रज्ञा जो है वो मेंबर पार्लियामेंट भी है। उन्होंने पब्लिकली ओपनली डिबेट्स में पुलिस के खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। आल्दो वो इज फेसिंग, वो फेस भी कर रही हैं कि और कुछ में वो बरी भी हुई हैं, लेकिन इल्ज़ाम उन्होंने क्या लगाए हैं, इन इल्ज़ामों पे सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ने ही इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं, उनके बेस पे ये एक किताब है जिसमें ये जो राइटर है ये RVS मनी है, ये हिंदू टेरर। ये जो RVS मनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने खुद इन चीज़ों को देखा है। पुलिस और पॉलिटिशियंस का क्या नेक्सस है, किस लेवल तक है कि एक कम्युनिटी को टेररिस्ट बनाने के लिए ये पॉलिटिशियंस और पुलिस कितनी इन्वॉल्व है, ये पूरी एक किताब उन्हें लिखनी पड़ी। ये भी आप जानते हैं। दूसरी बात, अगर रिसेंटली पिछले दिनों की बात देखें, वेस्ट बंगाल में क्या एक नंगा नाच हुआ। पहले तो इलेक्शंस के पहले जो पॉलिटिशियन जब वो धरने पे बैठते थे तो बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो उनके स्पून फीडर बन के उनके साथ धरनों पे बैठे हुए आपने टीवी पे देखा। दूसरा बात, आफ्टर इलेक्शन उस पे क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुई उसके बाद वहाँ पे मर्डर, रेप, आगजनी, लूट मार, यहाँ तक कि पब्लिक जो है उनको वो इतनी दहशत में आ गई कि उनको अपने घरों को छोड़ के साथ नेबर जो स्टेट थी वहाँ पे उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। यू जस्ट इमेजिन, क्या वहाँ पे पुलिस नहीं थी? क्या वो जुडिशियसली काम कर रही थी? क्या या किसी की डायरेक्शंस पे काम कर रहे थे? दैट्स वाई ये सिस्टम हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉम्बे की इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में जाएं तो आपने देखा होगा परमबीर और मिनिस्टर्स जो हैं उनके बारे में क्या एक दूसरे पे एलिगेशन लग रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है। इससे पहले कहा जाता था कि पहले हमें एक बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि अनसंग वॉरियर्स, अनसंग हीरो देश में कितने हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई ली या देश की यूनिटी के लिए वो जान दे चुके हैं, उनका मालूम भी नहीं है। अनसंग हीरोज़ हैं, उन्हें वॉरियर्स कहा जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सुना है कि अनसंग वाजे कितने हैं? एक वाजे का तो मालूम चल गया, एक वाजे का मालूम चले जो कि देश के सबसे बड़े जो फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे में सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर था। हर जो इम्पोर्टेंट केस था वही हल कर रहा था। आज वही मेन इन्वेस्टिगेटर आज खुद कहाँ है? आज वो जेल के अंदर है। तो ऐसे वाजे जो हैं, वो एक तो वाजा पकड़ा गया, कितने अनसंग वाजे हैं। अगर इन वाजों को हमने सही ठिकाने पे पहुंचाना है, कितने पुलिस में जितने वाजे हैं इनको सही जगह या जो बॉम्बे वाले वाजे की तरह एक उसको अपने ही जगह पहुंचाना है, तो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक साथ साथ एक चीज़ बता दूँ, ये पहली जंग आज़ादी जिसे हम कहें जो 1857 में हुई थी और उस वक़्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब ये बगावत हुई थी, ये जंग आज़ादी हुई थी, तो अंग्रेज़ों ने लोगों को सप्रेस करने के लिए, दबाव डालने के लिए कि ये दोबारा सर ना उठा सकें, ऐसी बात ना कर सकें, तो उन्होंने नए रूल्स, पुलिस में नए रूल्स लाए थे। एक नया एक्ट बनाया था 1861 को, एक एक्ट बनाया था लोगों पे ज़्यादतियाँ करने के लिए, एक नया एक्ट बनाया था। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी उस एक्ट में
देश के आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज तक उस एक्ट को हम नया नहीं बना सकते। आज भी हम वही अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक्ट पे चल रहे हैं। आज भी हमने उसमें पार्लियामेंट में कोई नया पुलिस एक्ट नहीं बनाया है। हाँ, अलबत्ता स्टेटों में थोड़ी प्लस माइनस करके चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो हालात नहीं बने। ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन, जो नए पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने अपने इशारों पे पुलिस को चलाते हैं, लोगों की जान और माल की हिफाजत का ध्यान में नहीं रखते। मैं इससे साफ ज़ाहिर है, बॉम्बे में 2 महात्माओं को ज़िंदा जला दिया गया, उनके साथ पुलिस थी, तो उनको जला दिया गया। किसकी डायरेक्टिव्स थी? क्या सिस्टम है? आंसरेबल कौन है? जवाजियत कौन है? अगर पब्लिक को सही सिस्टम चाहिए, लोगों को अगर इंसाफ चाहिए, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी डायरेक्शंस हैं या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो भी डायरेक्शंस है, उसको इस सरकार को फॉलो करना है और ये इस पे कानून बनाना है, नया एक्ट बना के लाएगा, तभी इन चीज़ों से हमें निजात मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करो, फिर नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक कहूँगा जय माता दी।